बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। आज के दिन का और इस हफ़्ते का भी एक खूबसूरत सा आगाज़ कर चुके हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम को दो हिस्सों में तकसीम किया, और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम जिस हवाले से बात करने वाले हैं वो बहुत ही अहम मसला है, हमारे माशरे का एक इंतहाई अहम मसला, और इसके ऊपर हम सबको सोचने की ज़रूरत है, फ़िक्र करने की ज़रूरत है, और अपने बच्चों के और अपने घरों को महफूज करने की ज़रूरत है। आप जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में तलाक़ और खुला की शरह किस हद तक बढ़ती जा रही है। बहसीयत मुसलमान हम ये जानते हैं कि हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे नापसंदीदा जो एक हलाल काम है वो तलाक़ है। आज हम देखते हैं कि फैमिली कोर्ट्स भरी पड़ी हैं, इस कदर वहाँ पे मतलब ज़्यादती है केसेस की कि मतलब जो ख़वातीन जो हैं वो खुला लेना चाहती हैं, मर्द हज़रात जो है वो तलाक़ देना चाह रहे हैं। आपको याद होगा कि पहले कहीं कोई एक आध केस होता था पूरे ख़ानदान में कि जनाब वो वहाँ पे एक डाइवोर्स हो गई है या उनकी डाइवोर्स हो चुकी है। आज डाइवोर्स्ड जो लोग हैं खा वो कोई लड़की हो या लड़का हो, उनको ढूंढना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, और जितने भी जो कपल्स हैं वो आपस में लड़ाई झगड़े और इस नौबत तक मतलब पहुंचते रहते हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में, ऐसा किस जगह पे बदलाव आया है कि हमें इस तरह के नताइज देखने को मिल रहे हैं। और यकीनन बहसीयत एक फ़र्द के, इस माशरे के फ़र्द होने के नाते मुझे भी ये बात करनी है और आपको भी अपना ये सारा रोल प्ले करना है। आइए मैं अपने मेहमान का तारुफ़ करवाता हूँ। हमारे साथ आज टेलीफोन लाइन पे एक मेहमान शख्सियत मौजूद हैं जो सहाफ़ी हैं और तजज़ियाकार भी हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर ये इस सारे सिनेरियो को किस तरह देखती हैं। फहमीदा यूसुफ़ी साहिबा, आप हमारे साथ हैं। अस्सलामु अलैकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम, और शुक्रिया फ़हीम मुझे बुलाने के लिए। नवाजिश, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हमारे माशरे में तलाक की शरह में इजाफा क्यों होता जा रहा है? फ़हीम बात को इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में तलाक की जो ये शरह है उसके अंदर 70% जो है वो इजाफा देखा गया है, 70%। और उसकी कुछ बुनियादी जो हैं वजूहात, उनमें सबसे बड़ी एक जो वजह है वो अदम बर्दाश्त का रवैया है, जो कि हमारी पूरी सोसाइटी में प्रिवेल कर गया है। एक दूसरे को हम बर्दाश्त जो है वो नहीं करते हैं। सेकंड फैक्टर जो है वो है आपका बेरोजगारी और जो है वो माली परेशानियां। ये भी एक बड़ा फैक्टर है जिसको इस तरह नहीं दिया जाता। तीसरा फैक्टर एक और भी है, और वो ये है कि जो हमारे यहाँ फैमिली सेटअप जो है वो अब टूटता जा रहा है। लाइक जो है अब हमारे यहाँ जो है वो न्यूक्लियर जो है वो फैमिली सेटअप्स आते जा रहे हैं। और बड़ा होता था, क्योंकि पहले ऐसे होता था कि जब फैमिली साथ होती थी, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता था, तो बड़े होते थे और साथ में होता था। अब लाइफ जो है वो चेंज होती जा रही है, दो लोग साथ होते हैं, वो दोनों जॉब्स पे होते हैं, वो सारे, तो वो उसके भी एक फ्रस्ट्रेशन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के जो फ्रस्ट्रेशन है वो आपकी पर्सनल लाइफ को भी बहुत ज्यादा जो है वो इफेक्ट करते हैं। एक और बड़ा फैक्टर इस मामले में है, और वो है आपका एक दूसरे के साथ जो है वो ट्रस्ट लेवल ना होना, जिसको हम कोई पेशेंस और टॉलरेंस की बात करें, ट्रस्ट लेवल। और सबसे एक और जो प्रॉब्लम देखने में आ रहा है वो है कि जो ये कम उम्री की शादियां कर दी जाती हैं, हमारे यहाँ बहुत इमोशनल होके हमारे यहाँ शादियां हो जाती हैं। और एक और भी है मसला कि हमारे यहाँ जिस बात की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है वो ये है कि पाकिस्तान में जो है वो ज़हनी अमराज में भी इजाफा। ठीक है, हम ज़हनी अमराज के हवाले से बात करेंगे, यकीनन इस हवाले से बात करते हैं। आपने कहा कि अदम बर्दाश्त, अदम एतमाद, बेरोज़गारी और माशी परेशानियाँ, ख़ानदानी निज़ाम का दरम भरम हो जाना, और इस दौरे जदीद में दाखिल होने की वजह से भी हमें इन परेशानियों का सामना है। हम इस हवाले से ज़रूर बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा बीच में आन दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
जी दोस्तों, वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहता हूँ। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूँ फ़हीम अब्बास और मौजू है माशरे में तलाक और शरह के बढ़ते हुए वाक़यात। आखिर ये वाक़यात क्यों बढ़ रहे हैं, ये केसेस क्यों बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इस हवाले से बात कर रहे हैं हम। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है फ़हमीदा यूसुफ़ी साहिबा, जिनसे वक्फे से पहले बात हो रही थी। फ़हमीदा साहिबा, आपने कहा कि अदम बर्दाश्त, अदम एतमाद, माली मुश्किलात, बेरोज़गारी और ख़ानदानी निज़ाम का दरहम बरहम होना और दौर जदीद के जो बहुत सारे तकाज़े हैं, उनकी वजह से भी ये वाक़यात जो हैं बढ़ते जा रहे हैं सोसाइटी में। अच्छा, आपको ये बताइए कि जो फैमिली कोर्ट्स हैं हमारे यहाँ, वो क्या रोल प्ले कर रही हैं? क्या कोर्ट्स में ये बहुत इजी है तलाक या वो खुला ले लेना? ज़रा इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। और क्या ऐसा भी होता है कि अगर केस फाइल किया जाए तो वहाँ पे आपस में थोड़ी सी कोई मतलब मुफाहमत या कोई सुलह करवा दी जाए और मतलब बात जो है तलाक या खुला से वापसी की तरफ जो है एक खुशहाल घर की तरफ वापस आ सके? जी फ़हीम, देखिए इस वक्त जो फैमिली कोर्ट्स में जो केसेस हैं ज़ेरे इल्तिवा, वो सिर्फ अगर सिंध में ही देखे जाएं तो वो 1 लाख से भी ज़्यादा हैं। 1 लाख से ज़्यादा। 1 और लाख? जी 1 लाख। और प्रॉब्लम जो है वो सबसे बड़ा जो देखने में आता है वो ये है कि देखें, जो ये खुला के केसेस होते हैं यूजुअली 6 महीने के अंदर जो है वो इसमें डिक्री तो हो जाती है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जब मामला जो है वो ये होता है जिसमें जब ये कहा जाता है कि आपने जो है वो बच्चों का खर्चा देना है, जो कि जाहिर है कि मर्द की जिम्मेदारी होती है। ठीक है। और मामला जो है वो वहाँ पे आता है कि जो जहेज की चीजें वापस करना है और इस तरह के जो सारे मामलात होते हैं उसकी वजह से, और क्योंकि दोनों पार्टी का मामला जो है, जाहिर है आप खुद बताइए मुझे कि जब जो है वो एक रिलेशनशिप घर के से निकल कर जो है वो कोर्ट तक आ गया है तो वहां पर तो ठीक कुछ है। मामला वैसे ही नहीं रह जाता। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट है कि काउंसलिंग जैसे जो है ना वो नहीं की जाती है हमारे यहाँ। ये जो काउंसलिंग का सेटअप है वो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट है कि मौजूद नहीं है। और दूसरी तरफ होता ये है कि जो पेरेंट्स हैं, जहाँ पर वेरी अनफॉर्चुनेट टू से, जहाँ पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए आवाज उठाना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए, जिन केसेस में तलाक या खुला जो है वो करवाना चाहिए वहाँ वो नहीं करवा रहे होते, जिसकी वजह से हमें दूसरे बहुत खतरनाक किस्म के जो है अलमी मसाइल का देखने को मिलते हैं। अच्छा जी देखें बिल्कुल। फहमीदा साहिबा, जब काउंसलिंग की जो बात कर रहे हैं ना, ये किरदार हमेशा से हमारे बड़े ही करते आए हैं, ठीक जी है। और मतलब वो चाहे वो लड़की के घर वाले हों या लड़के के घर वाले हों, जो बड़े हैं वो अपना बड़े होने का किरदार अदा करते आए। अगर वो एक कैरेक्टर मिसिंग हो जाएगा बीच में तो फिर यकीनन हमें एक काउंसलर की ज़रूरत जो है वो रहेगी हर फैमिली में, और वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एक आपने ये कहा फैमिली कोर्ट्स के हवाले से 1 लाख के करीब केसेस मौजूद हैं सिर्फ सिंध में। तो सवाल ये नहीं है कि वहाँ पे केसेस हैं तो वो अभी तक क्यों हैं, सवाल ये है कि 1 लाख केसेस वहाँ तक चले कैसे गए, और ऐसी वो कौन सी चीज़ आ रही है, कहाँ पे वो सब कुछ मिसिंग होता जा रहा है कि लोग तलाक और खुला को जो है वो ज़्यादा सहूलत समझ रहे हैं इकट्ठे रहने से? वो यही देखिए, एक और प्रॉब्लम भी है फ़हीम। दूसरा ये है कि जो लव मैरिजेस होती हैं हमारे यहाँ, इमोशनली जो लव मैरिजेस होती हैं वो ज़रा जल्दी जो है वो फ्लॉप होती हैं। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि जो मैं आपसे बात कर रही थी ना कि देखें जो हमारे यहाँ फ्रस्ट्रेशन जो माशरे में बढ़ता जा रहा है, एक अदम बर्दाश्त का रवैया बढ़ता जा रहा है, जिसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसकी वजह जो है आपका फाइनेंशियली जो है वो स्टेबल ना होना है, बिल्कुल ठीक है। आपका जो है वो एक जो है वो बेरोजगारी है, गुर्बत है, एक ये भी प्रॉब्लम है। दूसरा एक और बड़ा जो है वो फैक्टर है और वो ये है कि जो वायलेंस है, वायलेंस तशद्दुद। डोमेस्टिक वायलेंस जो है, और जिसको मतलब लॉकडाउन में भी हमने देखा, आपने तो प्रोग्राम भी उस पर किया था कि जो है वो बहुत ज्यादा वो बढ़ा, डोमेस्टिक वायलेंस का जो है ना वो ठीक है। रेशियो बहुत बढ़ा। ठीक तो है। ये सारे मामलात हैं, और प्लस जो है ना वो ईगो इश्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जो मामला शायद में भी थोड़ा सा बात करने से या थोड़ा सा एक दूसरे से वो हो जाता है। और फिर एक और चीज भी है कहीं, एक और प्रॉब्लम भी हमारे पास आता है, और वो ये है कि जो है बेस्ट से बेस्ट की तरफ जाना है, या ये जो है कि ये
अगर मैं स्टेबल हूँ या मैं स्टेबल हो चुकी हूँ, दोनों सूरतों में मैं तो ठीक एक है, पार्टी को यहाँ नहीं कहूँगी, मैं दोनों सूरतों में। समझ गया जी, सर। अच्छा, जी, ये बताइए, आपने जिक्र किया था कि हमारे यहाँ पे नफ्सियाती अमराज और जी, ज़हनी अमराज जो हैं ये भी वजह हैं एक बहुत बड़ी इन बढ़ते एग्जैक्टली। हुए वाक़यात की। तो ये किस तरह आपने कहा था, ज़रा थोड़ा-सा एक्सप्लेन इस हवाले से भी कीजिएगा? अच्छा देखें, बहुत सारे केसेस में जो है वो ये देखने में आता है कि तो जो लाइफ पार्टनर्स हैं वो मतलब स्टेबल हैं, उनको फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक अब है, जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है और फिर क्या प्रॉब्लम है जब जो है वो उन्हें सेपरेट होना है या साथ नहीं रहना है, या सिर्फ ईगो इशू प्रॉब्लम नहीं है कि वो बच्चों के होते हुए भी एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, तो वहां पर जो है ना ये चीज देखने में आई है, और वो ये है बहुत वेरी अनफॉर्चुनेट कि कुछ जो है वो कपल्स जो हैं वो उसमें एक जो आपका लाइफ पार्टनर है वो किसी नफ्सियाती मसले का जो है वो शिकार है, लाइक जो है ओके, वो शिज़ोफ्रेनिक है, या जो है वो किसी एहसास कमतरी का जो है वो शिकार है, और ठीक है, वहां पर जो है वो प्रॉब्लम फिर निकलती वो किस तरह है, वो निकलती है डोमेस्टिक वायलेंस की सूरत में, ठीक है, वो निकलती जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की सूरत में है, वो निकलती है फिर और बहुत सारी जो है मामलात की तरफ। तो ठीक है। इसको जो है वो हमारे यहाँ एड्रेस नहीं किया जा रहा है कि जब हम ये एक्सेप्टेबिलिटी हमारे यहाँ हम अपने लाइफ पार्टनर, क्योंकि देखिए ये रिश्ता जो होता है वो इज्जत और एहतराम पर मबनी होता बिल्कुल है, ठीक एक है। दूसरे की थैंक यू इज्जत सो एहतराम मच करना होता है। थैंक यू फहमीदा सो जी, मच। थैंक यू सो मच। आपने बड़ी तफसील से इन सारे निकात पे जो है रोशनी डाली है। इन मसाइल को और इस केस को डिस्कस करने का मकसद सिर्फ यही था कि जो मसाइल हैं उनको हम सामने लेके आ सकें, और ये किसी और ने आके सॉल्व नहीं करने हैं, ये हम सब ने मिल के अपने अपने घरों के, और जहाँ जहाँ तक हमारा मतलब हमारी पहुँच है, हमने कोशिश करनी है कि कोई घर टूटे ना, मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहें, क्योंकि ये दो घरों का, दो ख़ानदानों का और कई ज़िंदगियों का मामला है। एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आएंगे तो एक और बहुत ही अहम मसले पे हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी मौजूद होंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और न्यूज़ कैफ़े में हम इस वक्त दूसरे मौजू के हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम में ये मौजू जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं नहायत ही अहम है। इस हवाले से हमने मुख्तलिफ़ पहलुओं के बारे में हमने ज़रूर बात की है। आज इसका जो हम एक जो ज़ाविया पेश करने जा रहे हैं और जिस तरह से हम बात करने जा रहे हैं, ये नहायत अहम है। यकीनन मैं ख़ुद भी इससे बहुत कुछ सीखूंगा, और आप नाजरीन जो टेलीविज़न के उस पार हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी आज कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। अगर हम दीन इस्लाम की बात करें तो हुकूक व फ़राइज़ का बहुत ही सख्ती के साथ जो है वो ज़िक्र किया जाता है, और बंदों के हकूक़ के हवाले से बात की जाती है। हकूक़ुल इबाद के हवाले से हम भी अक्सर बात करते हुए नज़र आते हैं, मगर सिर्फ़ बात करना जो है वो मुनासिब नहीं है जब तक हम अमल ना करें। और वो जो एक हुकूक और फ़राइज़ के बीच में जो एक तवाज़ुन है, अगर वो ना कायम हो सके तो सब कुछ बेकार है। तो आखिर ये तवाज़ुन जो है वो किस तरह कायम हो सकता है? क्योंकि अगर किसी का जो हक़ है वो मेरा फ़र्ज़ है, मैं अपना फ़र्ज़ अदा करूँगा तो उसका हक़ मिलेगा। अगर वो अपना फ़र्ज़ अदा करेगा तो किसी और को उसका हक़ मिलेगा। तो ये हकूक़ और फ़राइज़ का ये जो मामला है ये क्या है, और आईन पाकिस्तान में आईन पाकिस्तान की रोशनी में ये जो सियासी और जो इंसानी हकूक़ जो हैं ये क्या हैं, इनका हम किस तरह एहतराम कर सकते हैं इस दौर में जब कोविड की वजह से और वैसे भी जो है माली मुश्किलात और पता नहीं कौन कौन से के मसाइल का हम सबको सामना है। सिर्फ हम सबको ही नहीं, पूरी दुनिया के इंसानों को ऐसी सूरत हाल में हमें अपना क्या किरदार अदा करना चाहिए, इस हवाले से आज बात होगी। मेरे साथ स्टूडियो में इंतहाई काबिल मेहमान जो हैं वो मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ़ करवाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाऊँगा एक ऐसी शख्सियत का जो पीस एंड एजुकेशन फाउंडेशन के कंसल्टेंट हैं, इसके साथ साथ एक बहुत ही काबिल इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, जनाब अब्दुल खालिक
फरीदी साहब, अल्लामा अब्दुल खालिक फरीदी साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, तबीयत ठीक है आपकी? अच्छे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े दिनों बाद आज आपका चेहरा देखा है, मुलाकात हुई है, यकीनन आज भी बहुत मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। और मेरे साथ जो दूसरी मेहमान शख्सियत हैं, ये भी कमाल के आदमी हैं। ये जो इनका असल तारुफ है वो तो एक इस्लामिक स्कॉलर की हैसियत से है, मगर इसके साथ साथ अमन, मोहब्बत, रवादारी और इंसानी हकूक़ के साथ साथ बैनुल मज़ाहिबीन के बहुत सारे मामलात के ऊपर ये अपनी खिदमात जो हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। इनके लिए भी हमारी वैसे ही बहुत सारी दुआएं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुफ्ती मोहम्मद सज्जाद मदनी साहब, आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आइए अपने मौजू की जानिब बढ़ते हैं और पहला सवाल जो है वो अब्दुल खालिक साहब आपसे, अल्लामा साहब, आईने पाकिस्तान की रोशनी में बुनियादी इंसानी हकूक़ क्या हैं? क्या ये जो दीन इस्लाम की रोशनी में उससे थोड़े से मुख्तलिफ हैं या ये वही हैं? ज़रा इस सवाल से थोड़ा सा बताइएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नासि अन तहकुमू बिल अदल। देखें, आईने पाकिस्तान में जो इंसानी हुकूक हैं, चूँकि आईने पाकिस्तान तो 1973 में बना है, लेकिन इससे बहुत पहले कुरान मजीद ने इंसानी हुकूक के बारे में, हुकूकुल इबाद के बारे में दर्जा बदर्जा बड़ी तरतीब के साथ हमें बताया है। और सबसे जो बुनियादी बात है, इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़, ये एक बुनियादी बात है कि आइन हमें इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। और इसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस तरह कहा, इस तरह फरमाया, जैसे हाबील और काबील, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का हादिसा हुआ, वाक़या हुआ, एक भाई ने दूसरे को कत्ल किया, तो उसके वाक़े का ज़िक्र करने के बाद रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मिन अजल ज़ालिका कतबना अला बनी इसराईल अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन नास जमीआ। कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया ना हक, उसने एक फ़र्द का कत्ल नहीं किया है, उसने इंसानियत का कत्ल किया है। बेशक। और जिसने एक इंसान को बचाया या उसको बचाने में, उसकी ज़िंदगी को परवान चढ़ाने में कोई भी किरदार उसने अदा किया, उसने फ़र्द वाहिद की ज़िंदगी नहीं बचाई, उसने इंसानियत को बचाया है। वाह, क्या बात। तो इसी तरह इंसान को ये हक है उसकी इजहार राय की आज़ादी का। और इजहार राय की जो आज़ादी है ये आईन पाकिस्तान में है, लेकिन इससे बहुत पहले इस्लाम में है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा वक्त हैं, मिंबर पे खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। एक आम सा बद्दू खड़ा हो जाता है कि आप सबसे पहले हमें अपने लिबास के बारे में बताएं कि ये कहाँ से आया है। तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोशी इख्तियार करते हैं, पूछते हैं, मेरा बेटा अब्दुल्ला इब्न उमर यहाँ मौजूद है इस मजलिस में? वो मौजूद थे और वो भी बड़े मुहद्दिस थे। कहा, अब्दुल्ला आप मेरे वजाहत करो। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, उन्होंने कहा कि बात यह है कि मेरे वालिद को जो चादर माल गनीमत से मिली थी वो इनके लिबास के लिए नाकाफ़ी थी। जो मेरे हिस्से में चादर आई वो भी मैंने अपने वालिद को दे दी ताकि इनका लिबास मुकम्मल हो जाए, इसलिए कि इनके साबिका लिबास पर इतने पैबंद लग चुके थे कि अब पैबंद लगने की जगह बाकी थी ही नहीं। इसी तरह माल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है कि किसी शख्स का कोई जो माल है वो किसी को हथियाने की इजाज़त नहीं है, सही, किसी तौर पर भी। इसी तरह यानी कि ऐसा शफाफ निज़ाम जो है वो दीन इस्लाम उसका मॉडल पेश करता है कि आप कुछ भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है सर, ये अपना फ्री स्पीच का जिक्र कर रहे थे अभी। फ्रीडम ऑफ स्पीच बड़ी अच्छी चीज़ है, मगर जो उसका जो प्रोटोकॉल है बेसिक उसको जहन में रखना और उसके बारे में मालूम होना ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप किसी की दिल आज़ारी ना कर रहे हो। आप अगर रियासत पाकिस्तान में देखा जाए तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक ये भी है कि किसी भी रियासत में कि
एंटी स्टेट कोई आपका ऐसा ऐसा बयान ना हो, किसी की दिल आज़ारी ना हो रही हो, किसी एक मज़हब की, फ़िरके की, जमात की और भी बहुत सारी, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ हम इन सारी चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़हीम भाई। और अल्लामा अब्दुल खालिक फ़रीदी साहब ने इब्तिदाई तौर पे हुकूकुल इबाद के हवाले से बहुत शानदार गुफ्तगू फरमाई। पाकिस्तान के आइन में फ्रीडम ऑफ स्पीच का ज़िक्र है और इसी तरीके से शख्सी आज़ादी का जिक्र है कि यहाँ रहने वाले हर बंदे को इजहार राय की आज़ादी हासिल होगी। बिल्कुल। और उसे पाकिस्तान में कहीं भी जाकर रहने की आज़ादी हासिल होगी। नकलो मकानी जो है वो अपनी मर्ज़ी से कर सकता है। इसी तरीके से मालूमात तक रसाई का उसे हक होगा। लेकिन उसमें बुनियादी बात यह है कि जब आप अपने हुकूक की बात करते हैं तो वहीं पैरेलल आपको दूसरों के फ़राइज़ का भी ख्याल रखना होता है। तो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में मुख्तलिफ मज़ाहिब की दिल आज़ारी नहीं कर सकते, उनके अकायद व नज़रियात को निशाना नहीं बना सकते। इसी तरीके से रियासत या रियासती इदारों को जो है वो आप उनके ख़िलाफ़ जो है वो नफ़रत अंगेज़ ज़बान इस्तेमाल नहीं कर सकते। बुनियादी तौर पर इसमें जो यूनाइटेड नेशन के चार्टर में या पाकिस्तान के आइन की इब्तदाई जो आर्टिकल्स हैं, 17-18 जो आर्टिकल्स हैं, उसमें जो बुनियादी इंसानी हुकूक का जिक्र किया गया है, अल्लामा साहब ने जिनकी जानिब तवज्जो दिलाई, उसकी अगर कहीं कोई पामाली हो रही है, अगर वो आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे, तो अब आपको इजहार राय की आज़ादी है कि आप पाकिस्तान के अंदर जो है वो मीडिया का सहारा लेते हुए या मुख्तलिफ जो भी आपके पास प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, खा वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया हो या अवामी इज्तिमात हों, आप जनाबे वाला इस बारे में बात कर सकते हैं। आपको इस हवाले से कोई नहीं रोकेगा। बिल्कुल सही। लेकिन बुनियादी शर्त वही है कि इसके दौरान जो है वो हमने इस बात का ख्याल रखना है कहीं ये आज़ादी इजहार राय हेट स्पीच में तो तब्दील नहीं हो रहा, कहीं इससे किसी के खिलाफ किसी एक मखसूस फ़िरके या मखसूस लिसानी जो असबियत है वो तो पैदा नहीं हो रही, किसी के खिलाफ जो है वो इससे नफरत के जरासीम तो आगे नहीं फैलाए जा रहे। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं चाहूँगा कि हम इसी हवाले से माहिर कानून जो है उनसे भी रब्ता करें। तो वक्फे के बाद जब हम अभी वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे से बाद जैसे ही वापस आएंगे तो हम ये इस बारे में ज़रूर बात करेंगे कि आईने पाकिस्तान के तनाजुर में ऐसे वो कौन से इंसानी हकूक़ हैं जिनकी पामाली हो रही है। तो इस हवाले से और हमारे इंसानी और सियासी हकूक़ के एहतराम के हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। एक वक्फा है, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में आज बात हो रही है आईने पाकिस्तान की रोशनी में इंसानी और सियासी हकूक़ के एहतराम के हवाले से। और आज हमारे साथ जो ख़ास मेहमान मौजूद हैं, ये दोनों मेहमान हमारे इस्लामिक स्कॉलर हैं। अल्लामा अब्दुल खालिक फ़रीदी साहब जो कि इस्लामिक स्कॉलर तो हैं ही, इसके साथ साथ पीस एंड एजुकेशन फाउंडेशन में भी अपना एक वाज़ेह किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं। और इनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती मोहम्मद सज्जाद मदनी साहब। आप भी पीस एंड एजुकेशन फाउंडेशन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा खिदमात जो हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। अच्छा सज्जाद भाई, आपसे ही क्योंकि हमारी बात हो रही थी और कुछ एक वक्फे की वजह से बीच में रब्ता टूट भी गया था जी सर। अगर हम आईने पाकिस्तान के हिसाब से अगर देखें, इंसानी हकूक़ की बात करें तो आइन तो बहुत सारी चीज़ों के दावे करता है और हमें तहफ़्फ़ुज़ देने का यकीन दिलाता है, जो बट इन दी एंड वो हम तक नहीं पहुंचता है। अगर हम वैसे बुनियादी तौर पे बात करें तो सेहत और तालीम जो है ये मुकम्मल तौर पे रियासत की जिम्मेदारी है कि वो बंदे तक पहुंचे, एक फ़र्द तक, मगर वो नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या कहेंगे? और सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे इसके पॉइंट्स हैं, जैसे कि तमाम शहरियों से यकसा सलूक होना चाहिए जी, और हर शहरी जो है वो कानून की नज़र में बराबर है, उसमें किसी को किसी किस्म की कोई बरतरी और फौकियत हासिल नहीं है जब अगर बात अदालत और कानून की आती है। मगर हमारे यहाँ देखा जाता है जिसका कोई अच्छी पोस्ट वाला है या कोई भरी हुई जेब वाला है तो उसके साथ मामला थोड़े से मुख्तलिफ हो जाते हैं। तो इन सारे मतलब इश्यूज़ को आप किस तरह देखते हैं? फ़हीम भाई, पाकिस्तान जब बना था तो जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हों या लियाकत अली ख़ान अलैहिर्रहमा हों या अल्लामा इकबाल ने जिस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, वो उन रोशन इस्लामी तालीमात और बुनियादी इंसानी हुकूक पर मबनी था कि जहाँ हर फ़र्द तक जो है
बुनियादी इंसानी हुकूक पहुँचें, उसे इजहार राय की आज़ादी हो, उसे तालीम हासिल करने की आज़ादी हो, उसे सेहत की सहूलतें मैसर हों और उसे जान माल इज़्ज़त आबरू का तहफ़्फ़ुज़ मिले रियासत की जानिब से। और आप देखेंगे इब्तिदाई तौर पर पाकिस्तान के आइन में जिन चीज़ों को शामिल किया गया, या ख़ास तौर पे 1973 का जो आइन है, इस पे बहुत ज़्यादा इत्तेफाक राय पाया जाता है। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, हमारे तमाम उलमा, वो खा किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हों, सब ने दिन रात एक करके इस आइन को जो है मुत्तफ़िक़ा तौर पर आवाम के सामने रखा और पार्लियामेंट से इसको मंजूर करवाया। लेकिन मसला ये है कि आज हम जब पलट के देखते हैं कि क्या 1973 में आइन पास होने के बाद अब तक उस पर कितना अमल दरामद हो सका है, तो हमें बेख्तियार हमारी ज़बान पे ये शेर आ जाता है कि हमारे पाँव उल्टे थे, चलने से क्या होता, बहुत आगे गए लेकिन बहुत पीछे पलट आए। हमें ऐसा लगता है कि हमने सफ़र तो तय किया है लेकिन वो आगे की जानिब नहीं है बल्कि वो पीछे की जानिब है। बजाय ये कि हमें हर शोबे में आगे बढ़ना चाहिए था और हमारे यहाँ आम आदमी की ज़िंदगी में जो है वो बेहतरी आती। आप देखिए कि आज भी पाकिस्तान बनने के 73 साल बाद हमारा आम आदमी जो है वो रोज़ी और रोटी, कपड़ा और मकान की तलाश में घूम रहा है, तो बाकी इंसानी हुकूक की जानिब उसकी तवज्जो कहाँ जाएगी। आपने इंसानी मुसावात की बात की, ये आईने पाकिस्तान का बुनियादी जुज़्व है, लेकिन आप देखिए कि जिनको अवाम की खिदमत पर मुकर्रर किया गया है, जो टैक्स पेयर की मनी से जिनको तनख्वाहें मिलती हैं, वो आज हमारे जो है वो ऊपर जो है हुक्मरान बन के बैठ गए हैं और उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, उनके लिए जो है वो सड़कें बंद कर दी जाती हैं और उनको हर हवाले से जो है वो अशराफिया का तकद्दुस हासिल है। लेकिन एक आम पाकिस्तानी को यहाँ जीने की पाबंदी, वहाँ मरने की पाबंदी, ये उसके साथ अलमिया है कि उसके बच्चे को जो है वो बुनियादी तालीम हासिल नहीं है। आईने पाकिस्तान में दर्ज है कि जनाब तकरीबन जो है वो 5 से 16 साल की उम्र के तमाम बच्चों को बुनियादी जो तालीम है वो लाजमी और मुफ्त फराहम की जाएगी। लेकिन आज करोड़ों बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और चाइल्ड लेबर की जो है वो नज़ारे आपको अपने चारों तरफ दिखाई देते हैं। सर, ये करोड़ों बच्चों का जब जिक्र होता है ना कि ये वो बच्चे जिनकी स्कूल जाने की उम्र है और वो स्कूल नहीं जा पा रहे, तकरीबन कोई 2.5 करोड़ के करीब बच्चे, और ये कोविड की वजह से पता नहीं कितने बच्चे और इसमें ऐड हो गए। ये 2.5 करोड़ बच्चे नहीं है सर, ये आने वाले दिनों में 2.5 करोड़ खानदान है। जी बिल्कुल, हम 2.5 करोड़ खानदान बगैर तालीम के और आगे का दौर देखें, ये दौर देखें, हम ये वाकई वही पीछे की तरफ का ही रास्ता है जो हम तय कर रहे हैं। और बदकिस्मती ये है कि जो तरजीह तालीम के शोबे पे हमारे हुक्मरानों की और हमारी हुकूमतों की होनी चाहिए थी वो बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी बात मुकम्मल कर रहा था कि अब आप देखिए कि पाकिस्तान के 22 या 24 करोड़ अवाम को अपने हुकूक के बारे में आगही ही नहीं है, इल्म ही नहीं है। बिल्कुल। तो इदारा अमन तालीम पीस एंड एजुकेशन फाउंडेशन गुज़िश्ता 4 साल से निचली सतह पे जाके, हम कम्युनिटी लेवल पे जाके उलमा को, मजहबी कायदीन को, समाजी रहनुमाओं को, स्टूडेंट्स को हम जमा करते हैं, उनके सामने आईने पाकिस्तान रखते हैं, उन्हें बताते हैं कि जी आपके इंसानी हुकूक क्या हैं, ताकि कम से कम जब उन्हें पता चलेगा तो उसके बाद वो उन हुकूक की, मैं समझता हूँ, आवाज़ बुलंद कर सकेंगे, उन्हें मांगना सीख सकेंगे और इस हवाले से जो है वो अवामी नुमाइंदों के सामने बात कर सकेंगे। एग्जैक्टली उसी सिलसिले में आज का ये प्रोग्राम हमने कोशिश की, आपके जरिए, आपके ताउन से हमने सोचा कि किया जाए और कोशिश है कि हमारे नाजरीन तक ये पैगाम पहुंच सके। आपने बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू सो मच। और आप जो इस सोसाइटी की खिदमत कर रहे हैं, अपना पूरा जोर जो लगा रहे हैं, वो भी एक मतलब खराज तहसीन पेश करते हैं हम आपकी सारी कोशिश को भी। अल्लामा अब्दुल खालिक फरीदी साहब, जहाँ इंसानी और सियासी हकूक़ का जिक्र कर रहे हैं हम आज आईने पाकिस्तान के तनाज़र में, तो यहाँ पे तो तकरीबन सारे ही लोग मुसलमान रहते हैं, मतलब इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं। हमें तो दीन इस्लाम ने दूसरों के हुकूक और फ़राइज़ के हवाले से इतने खूबसूरत और आसान अंदाज में सारा कुछ बयान करके दिया हुआ है कि हमें तो मुश्किल होनी नहीं चाहिए। हम तो मतलब ये आईने पाकिस्तान की भी वो में ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि हम पहले बिल्ट इन इतना अच्छा सिस्टम हम फॉलो कर रहे होते। तो मैं चाहता हूँ कि आखिर वो कहाँ पे थोड़ी सी गलती और कोताही हो रही है। ये प्रोड्यूसर ने मेरे कान में एक बड़ी ख़तरनाक सी आवाज़ लगा दी है जो यकीनन मुझे भी पसंद नहीं है, आपको भी और नाजरीन को भी, और वो है ब्रेक की आवाज़। तो दोस्तों एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं और इसी हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और मौजू जिस पे बात हो रही है वो है आईन पाकिस्तान की रोशनी में इंसानी और सियासी हुकूक का एहतराम। हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान हैं वो है अल्लामा अब्दुल खालिक फरीदी साहब, मुफ्ती मोहम्मद सज्जाद मदनी साहब। इन दोनों मेहमानों का ताल्लुक़ जो है वो पीस एंड एजुकेशन फाउंडेशन से, और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे भी एक मेहमान मौजूद हैं। आप माहिर क़ानून हैं, आप सोशल वर्कर हैं और भी बहुत सारे शोबों में आप जो है वो नुमाया तौर पे अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हमारे साथ जनाब राना आसिफ हबीब साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, आप क्योंकि एक सोशल वर्कर हैं और मतलब जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि आखिर क्या हो रहा है, और एक वकील भी हैं, तो ये बताइएगा कि आईने पाकिस्तान के तनाजुर में मतलब वो इंसानी हकूक़ मतलब जो यहाँ पे हमें मिलने चाहिए, जिनका एहतराम होना चाहिए और वो नहीं है, वो मतलब कौन से ऐसे इंसानी हकूक़ हैं जिनकी पामाली हो रही है सोसाइटी में, आपको देखने को मिलती है, हम सबको देखने को मिलती है? ज़रा उस पर रोशनी डालिए। बिल्कुल जी, आईने पाकिस्तान जो है वो आप देखें तो वो आलमी इंसानी हकूक़ के जो मंशूर है जो DHR और जो ICCPR है, तो उनकी रोशनी में पाकिस्तान का आइन बनाया गया है, जो अपने हालात व वाक़यात और अपने कस्टमाइज तरीके से बनाया गया। मगर उसमें जो आइन के आर्टिकल 8 से लेके और 28 तक बुनियादी इंसानी हकूक़ दिए गए हैं उसके अंदर। आज इसमें अगर इम्पोर्टेंट आप देखें तो जब 18वीं तरमीम आई तो आइन के आर्टिकल 10 में इजाफा किया गया राइट टू फेयर ट्रायल का, यानी हर शहरी का फेयर ट्रायल होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से अगर आप देखें तो आपके 90% अंडर ट्रायल जो है प्रिजनर वो आपके जेलों में बैठे हुए हैं, और जो कन्विक्टेड लोग हैं वो तकरीबन 10% के करीब। अंडर ट्रायल लोगों का जेलों में होना और आपका पेरोल और प्रोबेशन का सिस्टम ना काम करना, यही एक आईनी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। और इसके बाद अगर आप देखें तो लोगों का जो है जो इज्जत चादर और चार दीवारी का हक है, वो आए दिन हम देखते हैं कि लोगों को किस तरह पुलिस जो है बिना किसी एंट्री के थानों में रखती है, और उनको किस तरह 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता है लोगों को। और एक्स्ट्रा जुडिशियल जो किलिंग है वो भी पाकिस्तान का बड़ा मसला रहा है, और मावरे अदालत जैसे कत्ल बोलते हैं, वो भी सबसे बड़ी इंसानी हकूक़ की दुनिया में खिलाफ वर्जी जानी जाती है। इसके बाद लोगों का जो राइट टू प्राइवेसी है, यानी लोगों का जो राइट टू प्राइवेसी वो महफूज नहीं रहा। ठीक है। जिस तरह के कवानीन आप देखें पाकिस्तान में आ गए हैं, अगर आप नैब लॉ देखें जो एहतसाब के कवानीन हैं, वो कवानीन भी आइन इंसानी हकूक़ से मुतसादिम है उनके अंदर। और इसके साथ साथ किसी भी शख्स को आप बगैर उसके एविडेंस के बगैर ही आप उसको रख सकते हैं, और जब अभी उस पर रेफरेंस नहीं बनता, बल्कि पहले लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, रेफरेंस उनका बाद में बनता है। तो ये भी इंसानी हकूक़ से मुतसादिम है। अगर इसके बाद आप देखें लोगों का राइट टू एसोसिएशन है, यानी अंजुमन साजी का हक है, तो पाकिस्तान में बहुत सारी कदगनें इसमें लग चुकी हैं, और गुज़िश्ता कोई 1.5 साल से लोगों को ना लोग अपनी NGOs बना सकते हैं, और ना ही उनके अकाउंट बैंक जो है खोल रही हैं, और ना ही उनके साथ अगर वो बना भी देते हैं बड़ी मुश्किल से, तो उनको इतने इदारों से NOC देना पड़ता है कि वो मायूस होकर अपना अंजुमन साजी का हक से दस्तबरदार हो जाते हैं। इसमें अगर इंटरनेशनल तौर पर देखें तो अगर कोई फंडिंग आती है तो उसमें इकनॉमिक अफेयर डिवीजन है उसमें, और अगर प्रोविंशियल लेवल पे देखें तो चैरिटी कमीशन का बुरा हाल है, लोगों ने चालान भर दिए हैं, ठीक है, लेकिन अब तक लोगों को चैरिटी कमीशन के सर्टिफिकेट नहीं मिल पाए। ठीक है। अच्छा, एसोसिएशन की जो आइन के आर्टिकल में दिया गया है स्कीम में, उसकी भी बड़ी पाकिस्तान में खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। अच्छा राना साहब, ख़वातीन के हकूक़ और अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से भी मैं चाहता हूँ मुख्तसरन अपनी राय जो है वो भी आप शामिल कर दीजिए कि वो हमें मतलब उसकी पामाली किस हद तक नज़र आती है। देखिए, आइन का आर्टिकल 20 जो है वो लोगों को आज़ादियों का, मजहबी आज़ादियों का हक देता है, और आर्टिकल 36 जो है वो माइनॉरिटी राइट्स की बात करता है कि अक़लियतों को हकूक़ मिलने चाहिए। मगर अभी तक जो माइनॉरिटी राइट्स कमीशन बना है उसमें भी जो वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर है, दुनिया के किसी माइनॉरिटी कमीशन में मजहबी अमूर का मिनिस्टर नहीं बैठता, फिर उसकी एम्पावरमेंट ख़त्म हो जाती है।
फिर उसकी खुद मुख्तारी ख़त्म हो जाती है। और फिर अगर माशी खुद मुख्तारी नहीं होगी तो फिर वो कमीशन एक रबर स्टैंप की जगह कोई भी ठीक हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच राना साहब, आप हमारे से टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। अल्लामा अब्दुल खालिक फरीदी साहब, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में इतना बेहतरीन मॉडल मौजूद है, हम इतने जिंदा दिल लोग हैं, मतलब हर अच्छी चीज़ को अडॉप्ट करना भी जानते हैं, तो ये जो इंसानी हकूक़ का एहतराम है इसमें थोड़ी सी कमी बेशी हमें क्यों देखने को मिल रही है, वो कहाँ पे है वो सारी गलती, ज़रा इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू। असल में जो बुनियादी बात है कि हम तहकीक से बहुत दूर हैं और जो शऊर और अवेयरनेस अपनी कौम को ग्रास रूट लेवल पर जाकर देना चाहिए, उसमें हम अभी तक कामयाब नहीं हुए, बल्कि हमने उसको इख्तियार नहीं किया। और मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा इसमें अहम किरदार ये मीडिया का होता है। अगर हम इस मुआशरे को ये समझें कि ये एक बॉडी है, जिस्म है, तो इसकी जो रूह है, यानी इस बॉडी को, जिस्म को जो चलाने वाली चीज़ है वो है मीडिया। तो मीडिया से अवेयरनेस और शऊर ये हम निचली सतह तक लोगों को पहुंचाएं। दूसरी बात ये है यानी कि जो मीडिया से रिलेटेड लोग हैं या जिन लोगों तक मीडिया तक की जिन लोगों के पास रसाई है, वो उनमें एक एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करना, ये भी तो एक बहुत बड़ा काम है। जहाँ पे देखें आज हमारे ड्रामाज हैं, उनमें वो मौज़ूआत जो है ना वो दिखाए जा रहे हैं जिनका मेरा ख्याल सोसाइटी में कोई बेहतर रोल नहीं है। बहुत कम ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो अच्छे तरीके से पेश किए जा रहे होंगे। इतने बड़े मीडियम को पॉजिटिव तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है। बिल्कुल, असल में देखें सारी चीज़ें हमें जो है ना वो कुरान ने बता दी कि इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, कि एक ख़बर आपके पास आती है तो उसकी तहकीक करें। यहाँ पर अलमिया ये है, होता ये है कि हम बग़ैर तहकीक के उसको उसी तरह दोहरा देते हैं और सनसनी खेदी फैला देते हैं। सही तो सनसनी खेदी फैलाने में भी बाद मीडिया हाउस का की रोल है। अच्छा सर, ये मीडिया हाउस को मैं इंतहाई माजरत में बीच में मुझे बार बार काटना पड़ रहा है सर, वक्फा आ चुका हुआ है, और वक्फे के बाद सर मैं चाहूँगा कि आप मीडिया के रोल के हवाले से तफसील से हमें बताइए, और भी जो आपके जहन में जो पॉइंट्स हैं वो भी नाजरीन तक जो है वो पहुँचाइए। दोस्तों एक छोटा सा वक्फा है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद हम फिर से वापस आ चुके हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मुफ्ती मोहम्मद सज्जाद मदनी साहब और अल्लामा अब्दुल खालिक फरीदी साहब। अल्लामा साहब, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे आईने पाकिस्तान की रोशनी के हवाले से, जो हमारा मौजू है इंसानी हकूक़ के एहतराम के बारे में। तो आपने कहा कि मीडिया जो है वो एक बहुत ही अहम हैसियत रखता है तालीम व तदरीस के हवाले से, तरबियत के हवाले से और शऊर को फैलाने के हवाले से। तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप अपनी बात को मुकम्मल कीजिए और जो आपकी राय है इस बारे में वो प्लीज़ हमारे नाजरीन से और हमारे साथ शेयर कीजिए। जी, मीडिया के हवाले से बातचीत चल रही थी, तो मैं ये समझता हूँ कि मीडिया मस्बत रोल इस मुआशरे की डेवलपमेंट के लिए, इस मुआशरे की तामीर और तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर सकता है। बिल्कुल सही। ख़ास तौर पे आप एक ऐसी फिल्में बना सकते हैं, ऐसे ड्रामे बना सकते हैं, हमारे पास मॉडल मौजूद हैं तुर्की के दीगर, कि हम बच्चों को सही मानों में तालीम के हुसूल का शऊर दें और हम उनको तालीम की अहमियत और इफ़ादियत के बारे में बताएं। देखें, एज़ ए मुस्लिम तो हमारे पास यानी कि इतना बड़ा मॉडल मौजूद है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ग़ज़वे बदर के मौके पर जो कैदी आपके पास आए थे तो आपने कहा जो फ़िदिया नहीं दे सकते वो हर यानी मुस्लिम जो मुआशरा है उसके 10-10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी अहमियत उसकी तालीम की बताई। अब इस वक्त जो मीडिया का रोल है, मैं समझता हूँ वो इतना अहम है कि एक रोल तो मीडिया अदा कर रहा है कि भाई ये जो स्कूल बने हुए हैं इनमें तालीम नहीं हो रही। अभी पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक चीज़ चली थी
कि हमारे जो सीएम साहब हैं उनके हल्का इंतखाब का एक स्कूल है दादू में, वहाँ भैंसें बंधी हुई थी। तो ये चीज़ हम उजागर कर रहे हैं, लेकिन हम जो वालिदैन हैं उनको भी तो हम बताएं कि आप अपने बच्चों को अगर स्कूल नहीं भेज रहे तो आप रियासत को पीछे ले जा रहे हैं, ठीक है, आप मुआशरे को पीछे ले जा रहे हैं। सही। और आप इसमें ख़ास तौर पर अपना जो ख़ानदान है उसको आप बिल्कुल पीछे की तरफ ले जा रहे हैं। आज अगर आपका बच्चा पढ़ेगा तो कल ये ख़ानदान जो है ये बहुत ऊपर चला जाएगा। आज आपका बच्चा तालीम हासिल करेगा तो वो अपने इलाके में उसको फैलाएगा, आज वो तरबियत हासिल करेगा तो वो उसको फैलाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जो प्राइवेट सेक्टर में जो इदारे काम कर रहे हैं उसमें PEF यानी पीस एंड एजुकेशन भी शामिल है, जिनका एक की रोल है। तमाम जो यानी कि मुआशरे की तमाम इकाइयाँ हैं, यानी मिनॉरिटी भी और मेजॉरिटी भी, मुस्लिम्स भी और दीगर भी, तो इस सिलसिले को मीडिया जो है वो बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ा सकता है। बिल्कुल सही है सर, आप लोगों ने जो जिम्मा लिया हुआ है ये सिर्फ आपका नहीं, हम सब की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम इस तरह अपना किरदार अदा कर सकें सोसाइटी के एक मौसर फ़र्द की हैसियत से। सजाद साहब, आप ये बताइए कि पाकिस्तान में मतलब जितने भी पाकिस्तानी और मतलब जितने बैनुल-अक़वामी वो जो इदारे हैं जी, जो इस हवाले से काम कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं? कम से कम हमें पता तो हो कि वो हम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो जो नाजरीन हैं, हम लोग हैं, हम उन वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करें प्लीज़। अब दूसरी जंग अजीम के बाद जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा ने ज़रूरत को महसूस किया कि बड़े पैमाने पे पूरी दुनिया में बहुत बुरी तरह इंसानी हुकूक मुतासर हुए हैं। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ने तमाम अक़वाम की मुशावरत से, उसमें तमाम ममालिक की रजामंदी शामिल थी, 1948 में इंसानी हुकूक का आलमी मंशूर पेश किया गया। अगरचे खुतबा हज्जतुल विदा में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल कबल ही ये सारे हुकूक अता फरमा दिए थे, लेकिन ह्यूमन हिस्ट्री में जो हम इसकी जो है वो एक डॉक्यूमेंटेड शक्ल देखते हैं, वो 1948 में इसका जो है वो मंशूर सामने लाया गया। फिर यूनाइटेड नेशन ने तमाम ममालिक पर यह लाजिम करार दिया कि वो अपने मुल्की सतह पर भी ऐसे इदारे बनाएंगे। तो हमारे यहाँ 2012 में जो है वो इंसानी हुकूक के लिए कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक, नेशनल कमीशन फॉर राइट्स जो है वो उसका क़याम अमल में लाया गया। अब वो विफाकी सतह पे और सूबाई सतह पे इसके दफातर कायम हैं और इसकी वेबसाइट मौजूद है, इसकी जो है वो हेल्पलाइन जो है वो हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे काम करती है। और आप किसी भी शोबे में इंसानी हुकूक की जो है वो पामाली होते हुए देखें, ख़वातीन के साथ जुल्म हो रहा है, मुलाजमीन के साथ जुल्म हो रहा है, या इसी तरीके से किसी शहरी के इंसानी हुकूक की जो है वो खिलाफ वर्जी हो रही है, जैसे कि आसिफ हबीब साहब ने कहा कि किसी को भी जो है वो बग़ैर अदालत तक रसाई दिए 24 घंटे से ज़्यादा जो है वो गिरफ्तार नहीं रखा जा सकता। उसे अदालत में पहुंचाना ज़रूरी है ताकि पता तो चले कि उस पर इल्ज़ाम क्या है। नहीं तो अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो हम कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये नेशनल कमीशन फॉर जो ह्यूमन राइट्स है, हाँ, उसकी वेबसाइट पे जाके उसकी जो हेल्पलाइन है, या कराची में भी उसके दफातर मौजूद हैं, पाकिस्तान के 4 सूबों में इसके दफातर मौजूद हैं। सजाद भाई, एक वक्फा आ गया है, मैं चाहता हूं कि वक्फे से वापस आके आप जरा इस बारे में तफसील से हमें जरा आगाह करें कि क्योंकि हम वाकिफ ही नहीं है कि अगर हमारे साथ ज्यादती होती है तो हम कहाँ पे शिकायत करें, कहाँ को जाएं, किसको कहें। तो इस बारे में यकीनन हम जानेंगे। एक छोटा सा वक्फा है, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद हम फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। हमारे साथ स्टूडियो में जनाब मुफ्ती मोहम्मद सज्जाद मदनी साहब और अलामा अब्दुल खालिक फरीदी साहब मौजूद हैं। वक्फे से पहले हम अलामा सज्जाद मदनी साहब से बात कर रहे थे। अलामा साहब, आप ये बता रहे थे कि अगर किसी बंदे के साथ कोई ज़्यादती हो जाती है, कोई नाइंसाफ़ी हो जाती है, तो वो किस तरफ जाए, किसको कहे, कहाँ राब्ता करे, कहाँ शिकायत दर्ज करवाए। क्या पाकिस्तान में ऐसा कोई निज़ाम मौजूद है? इस हवाले से आप आगाही दे रहे थे, प्लीज़ मैं चाहूँगा कंटिन्यू कीजिए। जी, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि अक़वाम मुत्तहिदा की
जो करारदाद थी उसकी रोशनी में हुकूमत पाकिस्तान ने 2012 में नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स जो है वो कायम किया। इसकी वेबसाइट है www.nchr.org.pk। ये हुकूमत की ऑफिशियल वेबसाइट है कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक की। ठीक है। इसके दफातर पाकिस्तान के तमाम सूबों में मौजूद हैं। इसकी हेल्पलाइन जो है वो हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे खुली रहती है और पाकिस्तान के तमाम शहरी खा उनका ताल्लुक किसी सूबे से हो, वो किसी अकीदे के मानने वाले हों, कोई भी ज़बान बोलने वाले हों, अगर वो समझते हैं कि उनके साथ जो है वो किसी भी हवाले से उनके इंसानी हुकूक को मुतासर किया जा रहा है, वो मेरी बहनें हों, हमारी बेटियां हों, या अगर मिसाल के तौर पर बच्चे हैं जिनको जुल्म सितम का निशाना बनाया जा रहा है। पंजाब में ख़ास तौर पर भट्टा मालकान जो है वो जबरी मुशक्क़त लेते हैं। इसी तरीके से जो है वो मुख्तलिफ़ इदारों में जो है वो मुसावात का जो कानून है इसके ख़िलाफ़ वर्जी की जाती है और वहाँ पे इंसानी हुकूक बहुत बुरे तरीके से पामाल किए जाते हैं। सरकारी स्कूलों की सूरत हाल हमारे सामने है कि आज लोग जो है वो जिसके पास भी थोड़े बहुत वसाइल हैं वो कोशिश करता है कि प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को दाखिल करवाए। तो अगर घोस्ट स्कूल कायम है तो ये आपके फंड्स और आपके टैक्स के पैसे जो है वो ज़ाय हो रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में आप कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक को मुत्तले कर सकते हैं, उसके ऊपर बात होगी। और उसके साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे आपने एमनेस्टी इंटरनेशनल का नाम सुना होगा और इसी तरीके से यूनाइटेड नेशन का जो कमीशन बराए इंसानी हुकूक है और ख़ास तौर पे पूरी दुनिया में देखिए ये एक ऐसा इतना वसी मौजू है कि सिर्फ हुकूमत अकेले इस बारे में कुछ नहीं कर सकती, उसे निजी इदारों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे गैर सरकारी इदारे, गैर मुनाफा बख्श इदारे जो कि सिविल सोसाइटी के लोग आकर बनाएं और वो इस हवाले से शऊर बेदार करें। पीस एंड एजुकेशन फाउंडेशन अपने महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए 2009 से लेकर अब तक पाकिस्तान भर में मदारिस में जाकर, मसाजिद में जाकर, तालीमी इदारों में जाकर, यूनिवर्सिटीज़ में जाकर पार्लियामेंटेरियंस के साथ मिलके अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से कोशिश कर रही है। हमारा बहुत एक वसी निज़ाम है जिसमें अब तक जो है वो हज़ारों असातिज़ा, हज़ारों तालिब इल्म, हज़ारों उलमा जो है वो इंसानी हुकूक, जमहूरियत और बैनुल मज़ाहिब और बैनुल मसालिक हम आहंगी से मुताल्लिक ना सिर्फ ट्रेनिंग्स ले चुके हैं बल्कि इस मोहब्बत, अमन और रवादारी के पैगाम को आम कर रहे हैं, जिसके मनाजिर इस वक्त हमारे नाज़रीन टेलीविजन स्क्रीन पर भी चल रहे हैं और मैं इस चीज़ का गवाह भी हूँ। आप गुज़श्ता कई सालों से मैं आपको जानता हूँ और आप ये काम सर अंजाम दे रहे हैं। आपके लिए बहुत सारी दुआएं निकलती हैं कि अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा हिम्मत दे ताकि आप इस अपने मकसद पे कायम रहें और इस सफ़र को जो है वो और आगे तक बढ़ा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ शामिल करके, और ये भी उसी की एक कड़ी है। अच्छा, अल्लामा अब्दुल खालिक फरीदी साहब, प्रोग्राम तेज़ी से अपने आखिरी लम्हात की तरफ बढ़ रहा है और पीस एंड एजुकेशन फाउंडेशन इसका जहाँ मुख्तलिफ शोबाजात में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है, वहाँ पे एक वो है इंटरफेथ हार्मनी के हवाले से, बैनुल मज़ाहिबीन के हवाले से। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में भी बताइए कि हम कहाँ कहाँ पे जो है वो गलतियाँ कर रहे हैं, किन को पॉइंट आउट करने की ज़रूरत है। ठीक है, हम इस प्रोग्राम में बैठ के सारा कुछ ठीक नहीं कर सकते, मगर यस उन मसाइल का जिक्र ज़रूर कर सकते हैं। जब तक हमें मसले का पता नहीं होगा हम किस तरह उसे हल की तरफ जाएंगे। प्लीज़ बिस्मिल्लाह। देखें, अल्लाह ताला की जितनी भी मखलूक़ात हैं उसमें पसंदीदा तरीन और अफजल तरीन और अजीम तरीन जो मखलूक है वो इंसान है, जिसका कुरान में भी जिक्र है, वलक़द करमना बनी आदम। अब ये जो इंसानियत है और इंसान है, इसमें तमाम मज़ाहिब के लोग शामिल हैं और तमाम मज़ाहिब के लोगों को एज एक शहरी हमारे आईन पाकिस्तान में भी मसावात, इक्वलिटी के हुकूक बिल्कुल हासिल हैं। यानी उनको इजहार राय की आज़ादी है, जान माल इज़्ज़त आबरू की तहफ़्फ़ुज़ की आज़ादी है, मुलाजमतों में बराबरी की हैसियत से उनको आज़ादी है। लेकिन जो सूरत हाल है वो ये है कि चूँकि शऊर और अवेयरनेस और आगाही इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी है, लिहाजा बहसियत इंसान के अगर हम एक इंसान की अहमियत को जानना चाहें तो इतना ही काफ़ी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बिल्कुल करीबी पड़ोसी था, दीवार के साथ दीवार मिली हुई थी, वो एक यहूदी था और आप उसका भी एहतराम करते थे, वो भी आपका एहतराम करता था। तो जो माइनॉरिटी हैं, यानी वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हों, एज ए इंसान के
उनके हुकूक हमारे बराबर हैं, बिल्कुल लिहाजा सही कहा। उनको बराबरी की हैसियत से देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, और ये बड़े वाज़ेह तौर पे ये सारी तालीमात मौजूद हैं, जिस सिर्फ हमें थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। सर आखिरी मिनट है, सजाद साहब, मैं चाहूँगा कि वो लोग जो चाहते हैं कि आपके साथ मिल के मतलब इस मिशन पे निकलें, वो आपको किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं? अपने वेबसाइट या पेजेस वेजेस जो वो शॉर्टली वो बताइए। जी, देखिए फेसबुक पे पीस एंड एजुकेशन फाउंडेशन का पेज मौजूद है, और इसके अलावा हमारी वेबसाइट pef/global.com मौजूद है। आप इसके ज़रिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान के चारों सूबों में हमारे सेमिनार्स, हमारी तरबियती वर्कशॉप्स और मुख्तलिफ जो है डायलॉग सेशंस का जो है वो एहतमाम वक्तन फ़वक्तन किया जाता है। मैं चाहूँगा कि आइए और अमन, मोहब्बत और खैर के इस पैगाम में हमारे मुआविन मददगार बनिए। थैंक यू सो मच आप दोनों मेहमानों का, आप तशरीफ लाए। दोस्तों अपनी जो राय है हमारे फेसबुक पेज पे जरूर दीजिएगा। फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफे टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।